एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे बायोलॉजी क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 9। हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये चैप्टर है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। इस चैप्टर में हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ एनिमल्स, कुछ प्लांट्स हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं, जो हमें बेनिफिट्स देते हैं किसी ना किसी तरीके से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स जो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, हम उन्हें बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कुछ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो उनके बेनिफिशियल इफेक्ट्स और हार्मफुल इफेक्ट्स दोनों हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमने यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। ठीक है, बैक्टीरिया क्या होता है आपको पता है, बहुत जो छोटे सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास सेल वॉल्स तो होती हैं, बट उनका ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस और दूसरे स्ट्रक्चर्स जो होने चाहिए वो नहीं होते हैं ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, बैक्टीरिया हर जगह मिलता है। ठीक है, एयर, सॉइल, वाटर, हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो एकदम प्योर हो। ठीक है, 100% आप प्योर किसी भी चीज़ को आज की डेट में नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियाज जो होते हैं वो नेक्ड आइज से, यानी कि नॉर्मल आइज से इनविजिबल होते हैं। आप नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हो। ठीक है, सिर्फ आप उन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हो। और बैक्टीरियाज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोबायोलॉजी। क्या? बैक्टीरियोलॉजी, सॉरी, बैक्टीरियोलॉजी, उसे हम बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। समझ में आया? हमने ये पढ़ा था, फिर क्या पढ़ा था इसके बाद हमने फूड पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं वो फूड में हमारे लिए कैसे हेल्प देते हैं वो हमने पढ़ा था। जैसे मिल्क से कर्ड जमता है। ठीक है, मिल्क से दही जमती है, दूध से, तो उसमें भी एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। अगर आपने माइक्रोस्कोप से देख लेना तो आप दही खाना छोड़ देंगे। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम का बैक्टीरिया उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो कैसे दही जमती है आपने देखा होगा अपनी मदर को, तो कैसे जमाती है वो दही? दूध लेती हैं, है ना, हल्का सा गर्म दूध, और उसमें क्या करती हैं, थोड़ा सा जो पहले से बना हुआ दही होता है वो डालती हैं। ठीक है, तो उस दही में क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है और कर्ड बना देता है। ठीक है, तो इस वजह से ये, इसमें कर्ड में भी क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाने में भी बैक्टीरिया लगता है। मेडिसिन में भी बहुत सारा सभी मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिनमें बैक्टीरिया से ही वो मेडिसिन्स बनती हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स हैं, वैक्सीन्स हैं, ये सभी बैक्टीरिया से बनती है। लेकिन ये हमारे लिए क्या होती हैं? हेल्पफुल होती हैं, यूजफुल होती हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है वैक्सीन्स बनाने में भी, लेदर की टैनिंग, चमड़े की टैनिंग करने में। ठीक है, टैनिंग में जब एनिमल की स्किन को ट्रीट किया जाता है ताकि लेदर बनाया जा सके, है ना। तो फाइबर्स की रेटिंग, बायोगैस प्रोडक्शन में, सभी में बैक्टीरियाज की जरूरत होती है। ठीक है, फिर हमने स्कैवेंजिंग और डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ा था। आई होप आप सभी ने अच्छे से लेक्चर देखा है, अच्छे से डिटेल्ड वाला लेक्चर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। कुछ डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है यूजफुल फंजाई के बारे में। ठीक है, फंजाई क्या होते हैं अब हम वो पढ़ेंगे। अब हम यूजफुल फंजाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फंजाई पता होना चाहिए पहले क्या होता है। जैसे हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, अब फंजाई पढ़ते हैं। फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट लुक लाइक स्मॉल प्लांट्स, जो छोटे छोटे प्लांट्स के जैसे लगते हैं, बट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, जिससे प्लांट्स को ग्रीन वो मिलता है ना, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है। तो वो एलिमेंट इन प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होता, इन वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। आप समझ रहे हो ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बट प्लांट्स नहीं होते। ये प्लांट्स के जैसे लगते हैं बट प्लांट्स नहीं होते हैं। तो इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता एंड डू नॉट फोटोसिंथेसाइज, इसीलिए इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सकते। दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। फंजाई जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, आपके मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। द बॉडी ऑफ अ फंजाई कंसिस्ट ऑफ मैनी कॉटन लाइक थ्रेड्स दैट आर कॉल्ड माइसीलियम एंड ईच ऑफ सच सिंगल थ्रेड इज कॉल्ड हाइफा। फंजाई की जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारे कॉटन के जैसे थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, तो उस बॉडी को हम बोलते हैं माइसीलियम, और वो जो कॉटन जैसे थ्रेड्स होते हैं ना, तो एक एक थ्रेड को हम बोलते हैं हाइफा। क्या बोलते हैं? हाइफा। फंजाई ग्रो इन डैम्प एंड वार्म प्लेसेस एंड आर ऑफन फाउंड ऑन ब्रेड्स, पिकल्स एंड रॉटिंग फूड आइटम्स। फंजाई जो होती हैं वो डैम्प और वार्म प्लेसेस में पाई जाती हैं, वहाँ पर ग्रो करती हैं, और अक्सर हमारे घरों में ब्रेड, पिकल्स यानी कि अचार, और रॉटिंग फूड आइटम्स, जो खाना खराब हो जाता है, सड़ जाता है, उसमें ये फंजाई पाई जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा ब्रेड्स पर
ब्लैक ब्लैक टाइप सा लगता है थोड़ा सा, है ना। कभी कभी ब्रेड जब बाहर रह जाती है, बिल्कुल गर्मी है, अगर ब्रेड बाहर रह गई है, फ्रिज में आपने नहीं रखी, तो उस पर फंजाई आ जाती है। पिकल्स पे भी आ जाती है, कहती है ना मम्मी कि फुई लग गई अचार पर, है ना, खाना खराब हो गया, तो ये सब फंजाई होते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं यूजफुल फंजाई में फूड में कैसे यूजफुल होती है। ठीक है, सम स्पीशीज ऑफ फंजाई आर एडिबल। अब सारी फंजाई हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती, कुछ फंजाई होती हैं जो एडिबल हैं। एडिबल मीन्स हो गया आपका जो हम खा सकते हैं, ईटेबल। एडिबल मीन्स होता है आपका ईटेबल, जो खाने योग्य हो जो चीज़, उसे हम बोलते हैं एडिबल। दे आर कुक्ड विद राइस और ईटन एज वेजिटेबल्स और प्रिपेयर्ड इन सूप्स। कुछ फंजाई एडिबल होती हैं जिन्हें उन फंजाई को चावल के साथ खाया जाता है, या फिर उन्हें सब्जी के रूप में खाया जाता है, या फिर सूप में पकाकर खाया जाता है। सम एग्जाम्पल्स आर, इसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं, मोरशेला जिसे मोरेल्स बोलते हैं, फंजाई है ये, मशरूम्स, रमेरिया एंड सो ऑन। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, फंजाई हैं बट ये एडिबल हैं और आपके लिए यूजफुल हैं। ठीक है, दीज आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग मशरूम सूप एज पास्ता टॉपिंग्स और टू एड फ्लेवर टू एन ऑमलेट। इनका जो यूज़ किया जाता है इन फंजाई का, मशरूम सूप में यूज़ किया जाता है, या फिर पास्ता में टॉपिंग्स के रूप में यूज़ किया जाता है, या फिर एक ऑमलेट को फ्लेवर देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है इन फंजाई का। फंजाई आर ऑल्सो यूज टू प्रोसेस चीज़ विद डिफरेंट फ्लेवर्स। फंजाई का यूज़ किया जाता है ताकि चीज़ में डिफरेंट फ्लेवर्स डाले जा सकें, उस प्रोसेस में फंजाई का यूज़ किया जाता है। ओके, अब बेकरी में कैसे हेल्पफुल होता है फंजाई। ईस्ट इज यूज्ड इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड। अब बेकिंग इंडस्ट्री जितनी भी होती है, या आपकी मदर्स अगर घर पर ब्रेड वगैरह कुछ बेक करती हैं, तो उसमें ईस्ट यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है, ईस्ट। वेन ईस्ट इज मिक्सड इन डो फॉर मेकिंग ब्रेड, जब ईस्ट डाला जाता है, अब ब्रेड बनाने के लिए जो डो बनता है ना, जो आटा बनता है, उसमें ईस्ट मिक्स किया जाता है। द ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली, ईस्ट जो है वो रैपिडली यानी कि जल्दी जल्दी क्विकली रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, ग्रो करता है, एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और जब ये ईस्ट रेस्पिरेशन करता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो रिलीज करती है, ये ईस्ट। The bubbles of carbon dioxide gas fill the dough and increase its volume. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स होते हैं ना, गैस हो गई तो यानी कि बबल्स के रूप में ये गैस निकलती है, तो ये गैस जो है डो में भर जाती है और डो का साइज बढ़ जाता है। दिस मेक्स द ब्रेड राइज, इस वजह से ब्रेड जो है राइज कर जाती है। ठीक है, तो बेकिंग इंडस्ट्री में इस तरीके से फंजाई का यूज़ किया जाता है, वो फंजाई है ईस्ट। ईस्ट का यूज़ किया जाता है, ईस्ट एक तरह की फंजाई है जो यूज़फुल है। अब यूज़फुल फंजाई फर्मेंटेशन में भी काम आती है। ठीक है, फर्मेंटेशन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। ईस्ट इज ऑल्सो यूज्ड इन ब्रिवरीज टू मेक बेवरेजेस लाइक वाइन एंड बियर। वाइन एंड बियर जैसे बेवरेजेस बनाने के लिए ईस्ट का यूज़ किया जाता है ब्रिवरीज में। ब्रिवरीज होती है जहाँ पर ये वाइन और बियर बनती है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट दी शुगर टू एन एसिड और एल्कोहल। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जो ईस्ट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये शुगर को एक एसिड में या फिर एक अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट द शुगर टू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शुगर से अल्कोहल बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। वाइन इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। वाइन जो बनती है वो ग्रेप्स के फर्मेंटेशन से बनती है, ग्रेप्स के फर्मेंटेशन से। ठीक है, ग्रेप्स में ईस्ट डाला जाता है, फिर ग्रेप्स में जो शुगर होती है ना वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। वाइल बियर इज ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ बार्ले, जबकि जो बियर बनती है वो बार्ले के फर्मेंटेशन से बनती है। ठीक है, बार्ले एक तरह का अनाज होता है। ठीक है, तो ये होता है फर्मेंटेशन में भी फंजाई यूजफुल होती है। अब मैन्योर, मैन्योर होती है खाद। क्या, मैन्योर हो गई खाद। The seaweeds are also added as a manure in the agricultural fields which help in improving the soil quality and its fertility. तो क्या बोल रहा है, मैन्योर यानी कि खाद। सीवीड्स, सीवीड्स होती हैं जो नदियों के किनारे पर ग्रीन रेड ब्राउन टाइप का सा फंजाई प्रोड्यूस होता है, उसे हम बोलते हैं सीवीड्स। तो सीवीड को भी एक मैन्योर के रूप में एग्रीकल्चरल फील्ड्स में डाला जाता है। खेती बाड़ी में उन सीवीड्स का यूज़ किया जाता है एक मैन्योर के रूप में, खाद के रूप में, क्योंकि सीवीड्स डालने से क्या होता है, सॉइल की क्वालिटी अच्छी हो जाती है और उसकी फर्टिलिटी यानी कि सॉइल अच्छी हो जाती है और ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। सॉइल पर कुछ भी उस पर बोया जाता है ना फिर, तो अच्छे से उसकी ग्रोथ होती है। और फंजाई का यूज़ होता है मेडिसिन में भी। द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम। मेडिसिन है एक
पेनिसिलिन, ये एक एंटीबायोटिक है जो एक फंजाई पेनिसिलियम से बनाई जाती है। ओके, अब ये हमारा एक टॉपिक और कंप्लीट हो गया। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारा मेन टॉपिक चल रहा था, उसमें यूजफुल बैक्टीरिया पढ़ लिया, यूजफुल फंजाई पढ़ ली। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूजफुल एल्गे। क्या? यूजफुल एल्गे। एल्गे इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स। एल्गे एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जिसमें सिंपल प्लांट के जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस जस्ट लाइक प्लांट्स। एल्गे में क्लोरोफिल होता है और वो फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, जैसे प्लांट्स कर सकते हैं। याद रखना, फंजाई प्रोड्यूस नहीं कर सकती, जबकि एल्गे जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं बिकॉज उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। एल्गे हाउएवर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स बिकॉज दे डू नॉट हैव प्रॉपर रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। एल्गे जो है, देखो, एल्गे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो कर सकती है बट वो प्लांट से अलग होती है। क्यों अलग होती है? क्योंकि उसकी प्रॉपर रूट्स, स्टेम्स, लीव्स उसमें प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं होते हैं। सम ऑफ एग्जांपल्स ऑफ एल्गे आर, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं एल्गे के, क्लैमेडोमोनास, स्पायरोगायरा, ब्लू ग्रीन एल्गे, डायटम्स एंड सीवीड्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं एल्गे के जो यूजफुल हैं। अब इनके यूजेस हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, एल्गे एज अ फूड, एल्गे का यूज किया जाता है एक फूड के रूप में। फ्यू रेड एल्गे आर गुड सोर्स ऑफ फूड। कुछ रेड कलर की एल्गे होती है, रेड एल्गे होती है जो फूड का एक गुड सोर्स माना जाता है। इन जापान अ पॉपुलर डिश इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेमिनेरिया, अ ब्राउन एल्गे। जापान में एक बहुत ही पॉपुलर डिश है, बहुत ही फेमस डिश है जो लेमिनेरिया से बनाई जाती है। लेमिनेरिया क्या है? एक ब्राउन एल्गे है। इट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल्स। इस लेमिनेरिया में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। एल्गे आर ऑल्सो यूज्ड एज फूड बाय एनिमल्स। इस एल्गे का यूज किया जाता है एनिमल्स के द्वारा एज अ फूड। एनिमल्स अपने फूड के रूप में इस एल्गे को खाते हैं। मैनी सीवीड्स मेक वेरी यूजफुल फॉडर। बहुत सारे सीवीड्स जो है वो यूजफुल फॉडर भी बनाते हैं। सीवीड्स अभी बताया था, फॉडर मीन्स होता है खाना, चारा जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो एल्गे को फूड के रूप में भी यूज किया जाता है। एल्गे का यूज किया जाता है मेडिसिन में। सीवीड्स ऑल्सो यील्ड ब्रोमीन, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड एसीटोन। सीवीड्स जो हैं उसे फूड के रूप में भी यूज किया जाता है। ठीक है, और सीवीड्स जो है वो ब्रोमीन, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और एसीटोन को यील्ड करती है, प्रोड्यूस करती है। ठीक है, सीवीड भी एक एल्गे हो गई। एन एंटीबायोटिक कॉल्ड क्लोरेलिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरेला। क्या? एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है क्लोरेलिन, उसे बनाया जाता है क्लोरेला से। क्लोरेला क्या है? आपकी एक एल्गे है। ठीक है, तो ये मेडिसिन के रूप में ली जाती है। तो आप देख रहे हैं ना, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो मेडिसिन में, फूड में यूज होते हैं। बैक्टीरिया नहीं है, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज में हैं। अब हम देखते हैं एल्गे इंडस्ट्रीज में कैसे यूजफुल है। अगर, जिसे हम चाइना ग्रास भी बोलते हैं, इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गे। अगर जो है रेड एल्गे से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, दिस प्रोडक्ट इज यूज्ड इन लैब्स फॉर वेरियस एक्सपेरिमेंट्स। इस प्रोडक्ट का लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। किसका? अगर का। डायटम्स आर अ काइंड ऑफ एल्गे फाउंड इन सी। समुद्रों में एक तरह का एल्गे पाया जाता है, उस एल्गे को हम बोलते हैं डायटम्स। ये जैसे आपको यहाँ पर दिखाए हुए हैं। दे कंटेन सिलिका, उनमें सिलिका पाया जाता है डायटम्स में, विच इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मेकिंग मेटल पॉलिश, पोर्सिलेन एंड टूथपेस्ट। उसमें सिलिका होता है ना, किसमें? डायटम्स में, जिसका यूज किया जाता है मेटल पॉलिश बनाने में, पोर्सिलेन बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में। आयोडीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेमिनेरिया। आयोडीन जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो लेमिनेरिया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लेमिनेरिया क्या है? एक ब्राउन एल्गे है ना, जिससे पॉपुलर डिश भी बनाई जाती है जापान में। तो आप इंडस्ट्रीज में भी देख रहे हैं, फूड में भी देख रहे हैं, मेडिसिन में भी कैसे हेल्पफुल है, यूजफुल है हमारे लिए एल्गे, वो हमने देखा। अब नया टॉपिक है यूजफुल एनिमल्स। अभी तो हमने यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ लिए, उसमें हमने बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गे पढ़ा। ठीक है, फूड में, मेडिसिन में, इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरीके देखे, अलग अलग जगह पर कैसे कैसे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो बैक्टीरिया हैं, फंजाई है, एल्गे है, कैसे यूजफुल है, हमने ये देखा। अब हम पढ़ेंगे यूजफुल एनिमल्स के बारे में। हमारा टॉपिक ही यही है, चैप्टर ही यही है कि यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो पढ़ लिए, अब एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। द एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। एनिमल्स हमारे लिए बहुत तरीकों से यूजफुल है। अ नंबर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक काउस, गोट्स, डक्स एंड अदर्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, एग्स, मीट एंड सो ऑन। ठीक है, एनिमल्स हमारे लिए यूजफुल है, आप सभी को पता है। बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, घरेलू
जानवर हैं जैसे गाय, बकरी, डक और भी दूसरे जानवर हैं जो हमें दूध देते हैं, एग्स देते हैं, मीट देते हैं और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ रेयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। अब जो भी पर्सन एनिमल्स को रियर कर रहा है यानी कि उन्हें पाल पोस रहा है एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए, उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। ठीक है, ऑल द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स विच आर यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग वेरियस प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड लाइवस्टॉक। अब वो सभी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस में जो एनिमल्स होते हैं वो कहलाते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जो यूजफुल होते हैं क्योंकि वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उन एनिमल्स को हम बोलते हैं लाइव स्टॉक। समझ में आया? तो जो लोग गाय भैंस ये सब पालते हैं, है ना, तो डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए कर रहे हैं। क्या उनका स्पेसिफिक पर्पस है? मिल्क प्रोवाइड करना, है ना। तो डोमेस्टिकेशन हो गया। और वो जो एनिमल्स है, गाय भैंस हैं, काउस बफेलोज है, ये सभी कहलाएंगे लाइव स्टॉक। The taking care of this livestock such as their food, shelter and breeding along with rearing of animals at a large scale is known as animal husbandry। अब अगर इन्हीं लाइव स्टॉक का, ठीक है, इन्हीं एनिमल्स का देखभाल करी जा रही है, जैसे उनका फूड के ध्यान रखा जा रहा है, उनकी शेल्टर, उनकी ब्रीडिंग और उनकी रियरिंग भी करी जा रही है उन एनिमल्स की लार्ज स्केल पर, लेकिन ठीक है बहुत बड़े स्केल पर करी जा रही है, ठीक है, तो उसे पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। अगर छोटे पर्पस पर हो रही है तो हम बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। एनिमल्स आर रियर्ड ऑन द फार्म। एनिमल्स को रियर किया जाता है फार्म पर, ठीक है, खेत पर, फूड के लिए, मिल्क के लिए, दूसरी एक्टिविटीज के लिए भी। लाइव स्टॉक कैन कम अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। लाइव स्टॉक जो है अलग अलग कैटेगरीज में आती हैं। अब हम वो कैटेगरीज पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है मिल्क यील्डिंग एनिमल्स। ठीक है, जो एनिमल्स मिल्क देते हैं उन एनिमल्स को हम मिल्चिंग एनिमल्स भी बोल सकते हैं। मिल्चिंग मीन्स मिल्क यील्डिंग एनिमल्स। ठीक है, cows, buffaloes, goats, camels and other animals provide us with milk that is nutritious and rich in calcium। काउ, बफेलो, गोट, कैमल्स और ये सभी और भी एनिमल्स हैं जो हमें दूध देते हैं, जो हमारे लिए न्यूट्रिशियस भी होता है और कैल्शियम से भरपूर होता है। लाइव स्टॉक रेज्ड एज अ सोर्स ऑफ मिल्क आर कॉल्ड मिल्क एनिमल्स। वो लाइव स्टॉक, वो एनिमल्स जिन्हें पाला पोसा जा रहा है एज अ सोर्स ऑफ मिल्क, ठीक है, मिल्क मिल रहा है हमें उनसे, तो उन एनिमल्स को, उन लाइफ स्टॉक को बोलते हैं हम मिल्क एनिमल्स। मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। मिल्क एक अच्छा खासा सोर्स है विटामिन, प्रोटीन्स और मिनरल्स का। इन इंडिया, इंडिया में बफेलोज आर दी मेजर सोर्स ऑफ मिल्क एज कम्पेयर टू काउज। बफेलोज जो है वो मेजर सोर्स हैं, ठीक है, काउज का कम दूध मिलता है, बफेलोज का ज़्यादा मिलता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रीड्स ऑफ डेयरी काउज मेजरली फाउंड इन इंडिया। इंडिया में जो डेयरी काउज होती हैं उनकी 3 ब्रीड्स यानी कि 3 स्पीशीज इंडिया में ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये मिल्चिंग एनिमल्स के बारे में था। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ ब्रीड्स दी हुई हैं काउज की, ठीक है, अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। अभी हमारा मिल्चिंग एनिमल्स ही चल रहा है, यूजफुल एनिमल्स का टॉपिक है, उसमें मिल्चिंग एनिमल्स यानी कि मिल्क यील्डिंग एनिमल्स के बारे में ही चल रहा है, जिसमें सबसे पहले है इंडिजिनियस ब्रीड्स। दीज ब्रीड्स आर ऑल्सो नोन एज देसी ब्रीड्स। जो देसी गाय होती हैं उन्हें हम बोलते हैं इंडिजिनियस ब्रीड्स। फॉर एग्जाम्पल इनमें है रेड सिंधी, गिर, साहिवाल। ठीक है, फिर आती है एग्जॉटिक ब्रीड्स। दीज ब्रीड्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। जो ब्रीड्स, जो स्पीशीज अदर कंट्रीज से लाई जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं एग्जॉटिक ब्रीड्स। इंडिजिनस से नाम समझ लीजिए इंडियन, ठीक है, देसी हो गई। एग्जॉटिक यानी कि बाहर से उन्हें लाया जाता है, तो जैसे होल्स्टीन, फ्राइसीन, ब्राउन स्विस एंड जर्सी, ये सभी जो गाय होती हैं ये सभी अदर कंट्रीज से लाई जाती हैं। उसके बाद थर्ड ब्रीड आती है क्रॉस ब्रीड। दीज ब्रीड्स आर डेवलप्ड बाय मेटिंग एक्सोटिक ब्रीड्स विद इंडिजिनियस ब्रीड्स। अब इन दोनों, ये वाली और ये वाली ब्रीड्स का मेटिंग करवाकर जो नई ब्रीड डेवलप होती है उसे हम बोलते हैं क्रॉस ब्रीड। देयर मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी इज 2 to 3 times मोर देन इंडिजीनियस वंस। ये वाली जो ब्रीड होती है इनकी जो मिल्क बनाने की कैपेसिटी होती है ना, वो इंडिजीनियस वाली से, देसी गायों से क्या होती है, 2-3 times ज़्यादा होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं करन फ्राइज, फ्रिसवाल, करन स्विस। ठीक है, द 3 ब्रीड्स ऑफ बफेलोज इन इंडिया आर एज फॉलोज। ये तो 3 ब्रीड्स थी काउस की। अब हम पढ़ेंगे 3 ब्रीड्स बफेलोज की जो इंडिया में है। सबसे पहले है मुर्रा। क्या? मुर्रा। मुर्रा में क्या है, द मिल्क yield of this breed is about 12 to 16 liters of milk on daily basis during lactation time।
उनके लैक्टेशन टाइम में वो डेली, ये वाली जो ब्रीड होती है वो अबाउट डेली 12 to 16 लीटर मिल्क प्रोड्यूस करती है। इट इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट ब्रीड ऑफ बफेलो। ये बेस्ट ब्रीड होती है बफेलो की हरियाणा और पंजाब में। ठीक है, फिर है मैसना। मैसना ब्रीड इज़ कॉमनली फाउंड इन एंड अराउंड गुजरात। ये जो वाली मैसना वाली जो ब्राइड है वो गुजरात के आसपास और गुजरात में पाई जाती है। एवरेज मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी इसकी कितनी है? पर डे 10 to 12 लीटर्स इसकी कैपेसिटी है। फिर थर्ड ब्रीड है बफेलोज की सुरती। सुरती इज अ ब्रीड ऑफ वाटर बफेलो फाउंड इन अ फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात। गुजरात के कुछ जिलों में वाटर बफेलो की ब्रीड है ये सुरती, वो पाई जाती है। विच कैन ईल्ड 7 to 9 लीटर्स ऑफ मिल्क इन अ डे। जो एक दिन में 7 से 9 लीटर दूध क्या कर सकती है? ईल्ड कर सकती है। तो ये आपको कुछ मिल्चिंग एनिमल्स यहाँ पर दिखाए हुए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ मिल्च एनिमल्स। ये जो मिल्क यील्डिंग एनिमल्स होते हैं इनका मैनेजमेंट कैसे होता है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ मिल्क यील्डिंग एनिमल्स इंक्लूड अप्रोप्रिएट शेल्टर एंड फीडिंग रिक्वायरमेंट्स। अब मिल्च एनिमल्स का मैनेजमेंट का क्या मतलब है? उनमें मैनेजमेंट में आता है उनका शेल्टर उन्हें प्रोवाइड करना, फीडिंग रिक्वायरमेंट्स जो उन्हें खाने पीने की जरूरत होती है वो उन्हें प्रोवाइड करना, तभी तो वो मिल्क देंगी। उसमें सबसे पहले शेल्टर। एनिमल्स शेल्टर शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। जो एनिमल्स के लिए शेल्टर बनाया जाता है उसमें ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। देयर शेल्टर्स शुड बी क्लीन एंड वेल वेंटिलेटेड। उनके शेल्टर जो है एकदम साफ और वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, हवादार होना चाहिए। देयर शेड्स शुड बी वेल कवर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन, हीट एंड कोल्ड। उनके शेड्स को अच्छे से ढके हुए होने चाहिए ताकि उन्हें बारिश, गर्मी और ठंड से बचाया जा सके। देयर शेल्टर शुड बी बिग इनफ टू प्रोवाइड सफिशिएंट स्पेस टू द एनिमल फॉर स्टे। उनका जो शेल्टर है वो इतना बड़ा होना चाहिए ताकि उन्हें सफिशिएंट इतना स्पेस मिल जाए ताकि वो वहाँ पर रह सकें। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उनके शेल्टर में? इट शुड हैव क्लियर ड्रिंकिंग वाटर। साफ शुद्ध पानी होना चाहिए पीने के लिए। इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रेडेटर्स। और वो प्रेडेटर्स से प्रोटेक्टेड एरिया होना चाहिए। फिर बात आती है उनकी फीडिंग रिक्वायरमेंट्स की। एनिमल फूड कंटेनिंग एसेंशियल रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड फीड। एनिमल्स का वो फूड जिसमें अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स हों जो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं उसे हम बोलते हैं फीड। कैटल फीड जो होता है 2 टाइप्स का होता है, एक है रफेज और एक है कंसनट्रेट्स। रफेज हैज़ मोर फाइबर कंटेंट। जो रफेज होता है उसमें ज़्यादा फाइबर कंटेंट पाया जाता है। उसमें क्या क्या आता है? हे, स्ट्रॉ, फॉडर, लेग्यूम्स, सिलेज, कोकोपी एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरह की होती हैं। कॉन्सेंट्रेट्स में लो फाइब्रस मैटर होता है जो न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है? अच्छा होता है। उसमें आते हैं बहुत सारे ग्रेन्स, बाजरा, ज्वार, राइस, बार्ले, ग्राम, चाफ, व्हीट ब्रान, हस्क, ऑयल सीड्स, मोलासेस एटसेट्रा, ये सभी होते हैं कंसनट्रेट्स में। ठीक है, तो 2 टाइप का फूड होता है कैटल्स का। उसके बाद उनकी मैनेजमेंट में ये थर्ड टॉपिक है प्रॉपर ब्रीडिंग। उनकी ब्रीडिंग अच्छे से करवानी चाहिए। एनिमल्स विद स्पेसिफिक एंड डिजायर्ड कैरेक्टर्स आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। वो एनिमल्स जिनके स्पेसिफिक और डिजायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें सेलेक्ट किया जाता है उनकी ब्रीडिंग करवाने के लिए, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्रोपगेटिंग ओनली दोज स्पेसिफिक डिसाइड स्पीसीज ऑफ लाइफ स्टॉक। ठीक है, तो अगर जो एनिमल्स सेलेक्ट करे जाते हैं ना वो ही उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं और डिज़ायर जो चाहिए, जिस तरह के एनिमल्स आगे चाहिए उसके ही कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं उन्हें एनिमल्स को। ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि उसी स्पेसिफिक डिज़ायर्ड स्पीशीज़ जो है उसे प्रोपगेट किया जा सके और बढ़ाया जा सके आगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है प्रॉपर ब्रीडिंग के लिए। इसके बाद हमारा नया टॉपिक है डिसीजेज ऑफ कैटल। कैटल की डिसीजेज हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं ये वाला टॉपिक। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और स्टडी करिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट। अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 8 के, क्लास 7 के बहुत सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं और भी सीरीज़ चल रही है, अभी कंप्यूटर की चल रही है। ज्योग्राफी एंड मैथ्स भी हम बहुत जल्द लाने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और रिकमेंड कीजिए। कमेंट ज़रूर करके बताइएगा गाइज़ कैसा लगता है आपको पढ़ने में, और कुछ सजेशंस भी आप दे सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।